जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज जिन दो चीज़ों पे बात करनी है वो इंटरेस्टिंग है। एक तो इंडिया के जो उनके जनरल साहब अनिल चौहान साहब है, मेरा ख्याल है, उन्होंने आज अल्टीमेटली उन्होंने तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद ये तस्लीम कर लिया है कि जो पाक भारत जंग हुई थी उसमें इंडिया के जहाज़ जो है ना वो मतलब पाकिस्तान ने मार गिराए थे। आफ्टर मतलब लॉन्ग हेजिटेंट रिलेक्टेंस कहें, इंडिया ने आखिर ये बात मान ली। अब कितनी इसमें मानने में उनको मतलब मेहनत लगी होगी, कितना उनकी मतलब है वो हुआ होगा, डिस्कशंस हुई होंगी, माने ना माने। मानते हैं तो 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, वो कहेगा देखो यार हम तो जिनको भूख नंगे कहते थे, जिनको कशकोल उठाए भिखारी कहते थे, टांट करते थे, तबाह हो गया पाकिस्तान, बर्बाद हो गया, खाने को नहीं है। जैसे मोदी साहब ने कहा था कि रोटी छोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ, तो देखो यार उन्होंने हमारे 5-6 जहाज़ गिरा दिए हैं और उनका कोई एक भी हम नहीं गिरा सके। सो इट्स ए होते हैं ना बंदे अना होती है, जैसे मतलब बंदे की अना होती है, मुल्कों की भी अना होती है, नेशंस की भी होती है। आई अंडरस्टैंड दैट उनकी भी अना के लेवल 1.5 अरब की आबादी के ज़्यादा बड़ी अना होगी, ज़्यादा बड़ा मुल्क है, ज़्यादा पैसा है, 600-650 अरब डॉलर उनके रिजर्व में पड़े। हमारा तो मतलब कर करा के 15-16 अरब डॉलर शायद हमारा पड़ा हुआ है, उसमें हम कहते हैं वो चाइना सऊदीज़ और यूई के कोई पैसे उनके पड़े हुए हैं। तो हमें तो भूख मंगे और बला बला वो टांट करते रहते हैं हमारे इंडियन दोस्त जो हैं, बनता भी है उनका, मैं ये नहीं कहता। लेकिन अब जब पता चले कि वो जो ये सारे लोग थे उन्होंने हमारे जहाज़ मार गिराए हैं तो एम्बेरसमेंट तो होती है। तो इस पर ज़रा बात करेंगे, ये जो एडमिशन किया है उन्होंने और अभी तक लेकिन जहाज़ों के नंबर नहीं बता रहे, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के फ्यूचर रिलेशनशिप पे आएगा। और वो जो कह रहे हैं जनाब कि हम दोबारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ तो जारी रहेगा, तो ये जो ऐलान कराया गया है, ये ऐलान आर्मी जनरल से क्यों कराया गया? मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगा जनरल मानिक शाह का और इंदिरा गांधी साहबा का, कि समटाइम पॉलिटिशियन कैसे बड़े स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हैं अपने जर्नेलों को इस तरह की चीज़ें करने के लिए। दैट्स देयर इज़ ए वन गुड एक पीस है मेरे पास, वो सुनाऊंगा मैं। जब 71 की वार के बाद जनरल मानिक शाह और इंदिरा गांधी साहबा ने एक बड़े डेलिकेट इशू को कंसर्निंग पाकिस्तान इंदिरा गांधी साहबा ने कैसे हल किया था। बड़ा स्मार्ट पॉलिटिशियन जो है ना, कितने स्मार्ट होते हैं दुनिया के किसी हिस्से में। और इसके साथ थोड़ा सा जनरल ये जो अपने अनिल चौहान साहब हैं, इसके साथ मिलती जुलती कहानी है, वो मैं सुनाता हूँ आपको ज़रा, कि उन्होंने इंदिरा गांधी साहबा ने कैसे उस मसले को हैंडल कराया था वाया मानिक शाह साहब, और इन्होंने मोदी साहब ने कैसे इनको इनको अपने जनरल अनिल चौहान साहब के ज़रिए कराया। वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल आता हूँ इसके साथ। इससे पहले कि मैं उस पर आऊँ दोबारा, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब हैं, इंतहाई मोहतरम है, मुझे बड़ी उनके लिए दिल में इज़्ज़त है। वेरी क्लीन, वेरी मतलब मैन ऑफ इंटेग्रिटी बाबर साहब हैं। जर्नलिज्म में रहे, फिर वो इसके बाद पीपल्स पार्टी में आगे बेनज़ीर भुट्टो साहब के तर्जमान रहे, पीपल्स पार्टी के तर्जमान रहे। फिर सबसे मुश्किल जो दौर था उनका वो आसिफ अली जरदारी साहब के वो 5 साल तक ऐवान सदर में उनके तर्जमान रहे। वेरी टफ पीरियड, वेरी मुश्किल पीरियड। तो अब उन्होंने एक बुक लिखी है उन्होंने, जिसमें उन्होंने वो लिखा है ये अगेन, उसमें जरदारी प्रेसिडेंसी, द जरदारी प्रेसिडेंसी 2008 से 2013 तक, ये उनकी बुक का नाम है। और ये उन्होंने जरदारी साहब पे, सॉरी थोड़ी सी भारी है, अच्छी खासी चोट भी लगती है यार। तो वो उन्होंने, ये मैंने 5,500 कितनी कीमत है, हाँ, और बल्कि 6,000 है, 6,000 की किताब ली है मैंने इस पे। ये मैं अब इसको पढ़ना शुरू किया है मैंने, अच्छी खासी पढ़ गया हूँ मैं। लेकिन इस पर भी 2-4 चीज़ें हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है उस पर जाने से पहले इसी पे बात कर लेते बिफोर गोइंग बैक टू वो उन पे जनरल अनिल चौहान साहब के उसमें एडमिशन के पे आते हैं। लेकिन जरदारी साहब की इस मामले बात करना चाहते हैं इस किताब के हवाले से। तो अब ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, इट्स ए रीड वर्दी बुक, मतलब आपको पढ़नी चाहिए अगर आप में से किसी लोग को शौक है पॉलिटिक्स में बुक्स पढ़ने का मस है। और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में लिखी है सर, नो डाउट। मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी, लेट मी एडमिट इट, लेकिन तकरीबन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं पढ़ना चाह रहा था, जो होनी चाहिए थी, कुछ है कुछ नहीं है, मैंने आज उन पर बात करनी। जो चीज़ें फ़रहतुल्लाह बाबर ने साहब ने मिस्टीरियसली इसमें से मिसिंग हैं इस किताब में से, क्या कुछ है वो कुछ आपने सुन लिया होगा, और भी दोस्त जा रहे हैं वो किताब पे तबसरे कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए 3-4 बड़ी हैरान कुन बातें हैं कि इस किताब में ओवरऑल मैं जिक्र अभी नहीं कर रहा, दो इट्स एन अटैम्प्ट टू इनसाइड स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी इसमें मज़े की चीज़ें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, मिसिंग लिंक्स हैं, जो जरदारी साहब के दौर में चीज़ें हो रही थी उस वक्त हमें बहर से पता चल रहा था। तो इसको मेरे सारे इस कंटेंट साहब से टेबल भी पढ़ते हैं मैंने, तकरीबन टू बी फेयर मैंने 150 पेजेस इसके पढ़े हैं अभी तक, आज ही शुरू की थी मैंने। और अब आप कहेंगे एक दिन में कैसे 150 पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप ये मुसलसल पढ़ते रहे, आप स्पीड हो थोड़ी सी, और बड़े अच्छे अंदाज में लिखी हुई, जर्नलिस्टिक स्टाइल में लिखी हुई है, सो आप इसका गो थ्रू करते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो मैं लगा हुआ था, कल रात से लगा हुआ था, तो इसको अब तक 150, अच्छा ये पेजेस जो हैं वो अच्छे बोल्ड में लिखे हुए हैं, सो यू कैन गो थ्रू वेरी फास्ट। तो इसमें जो है
चीज़ें जैसे मैंने कहा जरदारी साहब के इमेज को उन्होंने बड़ा वो न्यूट्रल रखा है बहुत सारी चीज़ों पे, जो उन पे एतराज़ात आते हैं जरदारी साहब पे, बातें होती हैं, उनको भी जिक्र किया, लेकिन बट इन ए वेरी सटल वे जरदारी साहब की इमेज को उन्होंने बेहतर करने की कोशिश भी की है आवाम की आंखों में या पढ़ने वालों की आंखों में, कि जरदारी साहब को जो लोग दूर से देखते हैं वो कैसे जरदारी साहब हैं, जो उन्होंने क्लोज से देखा है वो कैसे जरदारी साहब हैं। और कोई इनकी इतनी ज़्यादा पहले कोई इतना ताल्लुक भी नहीं था वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ, जरदारी साहब इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप भी नहीं था कि जरदारी साहब इनको पसंद करते या ये उनको पसंद करते, लेकिन वो 5 साल जब करीब रहे तो साहब जर बंदा बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको वो कर देता है, उनको समझ भी आ जाती है। नो कमिंग टू द पॉइंट, बाकी इसको छोड़ देते, मैं फिर किसी वक्त तफसीली में पूरी किताब पढ़ लूँ। जैसे मैंने कहा अभी तक मैंने पिछले 24 घंटे में या इससे कुछ अभी जो मैं कुछ चैप्टर पढ़े हैं उन पर मैं ज़रा, मेरा ये ख्याल था कि जो हम जानना चाहते थे जो इस किताब में नहीं है, 3-4 अहम चीज़ें। एक तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मर्डर, उसके कहीं भी जिक्र नहीं है जो होना चाहिए था। उसकी आप पूछेंगे फरहत बाबर साहब का क्या तल्लुक़ है, बेनज़ीर भुट्टो साहब के तर्जमान थे, उनके करीब थे, ये बड़े ही वॉज वेरी क्लोज टू बेनज़ीर भुट्टो साहबा, मुश्किल दिनों में बड़ा साथ दिया इन्होंने। और प्लस जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कत्ल किया था तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ थीं, एक गाड़ी में बेनज़ीर भुट्टो साहबा थे, नहीद अब्बासी साहबा थी, फिर वहाँ सफदर अब्बासी साहब थे, फिर अमीन फ़हीम साहब थे और मेजर इम्तियाज़ थे जो उनको सिक्योरिटी चीफ थे जिस गाड़ी पे अटैक किया था। दूसरी गाड़ी जो थी वो उसमें जो रिप्लेसमेंट के तौर पर भी आने थे, उसमें फरहत बाबर साहब थे, उसमें रहमान मलिक साहब थे, जनरल तोकीर ज़िया साहब थे और साथ में बाबर रहमान साहब थे, जो दूसरी गाड़ी थी उसमें। अब वो ये सारे आई विटनेस हैं जो कुछ वहाँ पे हुआ है, जो बेनज़ीर भुट्टो साहब कत्ल हुए जिस तरीके से। तो ये गाड़ी लेके जब अटैक हुआ है तो ये आगे थे, ये गाड़ी लेके वहाँ से, और इनको पता हुआ कि अटैक हुआ है तो रहमान मलिक साहब ने भी कहा था, जब हमने चेक किया कि एवरीबॉडी इज़ फाइन, फिर हम आ गए थे इधर, हम जरदारी हाउस आ गए थे इस्लामाबाद में, उसका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, जो मेरा ख्याल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट था कि हिज विटनेस टू बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेशन इन ए वे, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चैप्टर मिसिंग इस किताब में नहीं है जो मैं पढ़ना चाहता था, आप पढ़ना चाहते थे, बेनज़ीर भुट्टो कैसे कत्ल हुई। और फिर उसके बाद ये जो 4-5 लोग थे गाड़ी में बैठ के ये इस्लामाबाद आ गए थे और पीछे बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कुछ शिफ्ट करने के लिए गाड़ी नहीं थी, और शहरी रहमान साहबा का जो ड्राइवर था वो उनको डाल के लेकर गया बेनज़ीर भुट्टो साहबा को वहाँ पे हॉस्पिटल में, और उस वक्त तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो कहाँ गाड़ी थी, गाड़ी तो लेकर आ गए थे, इन्होंने चेक क्यों नहीं किया। अच्छा खासा रास्ता था अगर आप देखें, लियाकत बाग से लेकर इस्लामाबाद के F8 तक जहाँ पे जरदारी हाउस है, वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने आना था, जहाँ पे 4-5 आ गए थे, तो इन्होंने चेक करने की कोशिश क्यों नहीं की कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा किधर हैं, कहाँ पे। और ये गाड़ी का मकसद यही था, बुलेट प्रूफ थी, कि अगर दूसरी गाड़ी की ज़रूरत पड़े तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। और शहरी रहमान साहबा का जो ड्राइवर था उसने अक्लमंदी की कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गाड़ी जो टायर से फट चुके थे उसके पीछे लगा, आगे सिक्थ रोड पर रोकी तो उन्होंने वहाँ से उतारा, उनकी गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल लेके गए थे। तो ये गाड़ी गायब थी, कहाँ पे थी, किधर थी, और ये इस्लामाबाद आ गए थे, उसका जिक्र नहीं है वहाँ पे, जो नंबर 1, जो मेरा ख्याल है मेरे लिए थोड़ी सी अजीब बात है। आई एक्सपेक्टेड फरहत साहब के उस पर लिखते, आई होप के फिर वो लिखेंगे। दूसरा ये था कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब कैसे पार्टी उन्होंने टेक ओवर कर ली थी, ये वहाँ पे भी मौजूद थे गड़ी खुदा बख्श में, मैं भी मौजूद था वहाँ पे, उसने रिपोर्टिंग के लिए गया था, शाहीन सबाई साहब ने मुझे भेजा था, मैं न्यूज़ में था, तो उन्होंने मुझे भेजा। 3 दिन में वहाँ पे गड़ी खुदा बख्श रहा था, बेनज़ीर भुट्टो साहब की जब असैसिनेशन हुई थी मैंने कवर किया था, सो मैंने देखा था, सारे लोग वहीं पे थे बड़े करीब से। तो जब वो बेनज़ीर भुट्टो साहब को विल लाई गई थी जिसमें बड़े सवालात उठे थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहब को विल किधर है, असली है, नकली है, क्या है, तो जरदारी साहब ने वहाँ पर पेश की थी, पढ़ के सुनाई थी, किसी को दिखाई नहीं गई थी, जिस पर बड़े सारे सवालात हुए। तो उसमें फरहत बाबर साहब भी मौजूद थे वहाँ पर, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहब के स्पोक्स पर्सन थे। जरदारी साहब ने इनको भी कहा था कि आपने अभी इस्तीफ़ा नहीं देना, यहीं पर रहना है। वो चैप्टर भी गायब है कि जरदारी साहब किस हालात में वो पार्टी के चेयरपर्सन या जो इसके चेयरमैन बने थे और बिलावल साहब को चेयरमैन बने थे, उसका भी कहीं पे जिक्र नहीं है। सो वो मिस्ट्री जो है विल वाली की, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने विल लिखी थी, वो भी उसका भी कोई समझ नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान किया था कि अमीन फ़हीम साहब जो हैं ये हमारे वज़ीर आज़म होंगे इलेक्शन के बाद, और मैं खुद वहाँ मौजूद था। इधर जरदारी साहब, बिलावल साहब ये बैठे थे, अमीन फ़हीम साहब, 3 लोग बैठे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुझे आज तक याद है। और मैं वहीं पे इधर उनकी राइट साइड पे खड़ा था मैं, और उस पर ऐलान किया था कि हमारे वो जो होंगे प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अमीन फ़हीम होंगे, जरदारी साहब ने कहा था। लेकिन बाद में जरदारी साहब ने अमीन फ़हीम को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया था, गिलानी साहब को बनाया था। सो आई वॉज आल्सो क्यूरियस टू नो कि जरदारी साहब ने अपना फैसला क्यों बदला था कि उन्होंने अमीन फ़हीम को वज़ीर आज़म नहीं बनाया और गिलानी साहब को बनाया। अच्छा, अहमद मुख्तार भी वज़ीर आज़म बनना चाह रहे थे, वो भी दौड़ में थे, शाहमद कुरैशी साहब भी दौड़ में थे। सो वो क्या वजूहत थी, यूसुफ गिलानी को उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया। और इसका ऐलान किसने किया था पता है आपको? वहाँ जरदारी हाउस में जो भी है, इधर बिलावल हाउस है F8 में, वो फरहत बाबर साहब ने आके
انہوں نے بہر اعلان کیا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا، زرداری صاحب نے، پارٹی نے، کہ یوسف گیلانی جو ہے یہ ملک کے وزیر اعظم، اس کو ان کو پتہ تھا سارا کہ یہ کیسے چیز نہیں ہے۔ پولیٹیکلی ہم جاننا چاہتے تھے امین فہیم کو کیوں نہیں بنایا۔ دیر کوڈ بی ون ریزن، کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ وہ خود صدر بننا چاہ رہے تھے، تو امین فہیم کا جو تھا ان کو اگر وزیر اعظم بنا دیتے تو پھر صدر اور وزیر اعظم ایک ہی صوبے سے آ جاتے، جو نہیں ہو سکتا تھا۔ چلو مان لیا اس حد تک ٹھیک ہے، بٹ واٹ اباؤٹ گیلانی صاحب، شاہ محمود قریشی اور احمد مختار؟ گیلانی صاحب کو بنانے کی کیا وجہ تھی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو پولیٹیکل بایوگرافی جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ایون آپ ایز اے اسپوکس مین، تو ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو جاننا چاہتے ہیں، جو چیزیں اس میں سے مسنگ ہیں۔ اور بھی چیزیں ہوں گی، میں جو پڑھوں گا میں آئی ول کیپ آن ڈوئنگ اٹ، کیونکہ میں نے کچھ عابدہ حسین صاحبہ کی بھی میں نے آٹو بایوگرافی پاور فیلیور پڑھی ہوئی ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ پھر میں نے سلمان فاروقی صاحب کی پڑھی تھی، مسٹر جناز پاکستان، وہ بھی اس میں بھی زرداری صاحب پہ بڑا اہم چیپٹر ہے۔ یہاں بھی 2-3 بڑے اہم چیپٹر اچھی لکھی ہوئی ہے، مست ہے۔ لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جو اہم چیزیں تھیں، جو فرت اللہ بابر صاحب جن کے وٹنس ہے، جو وہ موجود تھے، انہوں نے ان 3 بینظیر بھٹو کا قتل، وہاں سے گاڑی لے کے ان تمام لوگوں کا ادھر آ جانا، F8 آ جانا، اور بینظیر بھٹو کو کوئی پتہ نہیں، وہ سڑک پہ پڑی ہوئی ہے بیچاری وہاں پہ لیاقت باغ کے ادھر بہر، ان کو لے جانے کے لیے گاڑی نہیں ہے، جو گاڑی ہے وہ یہ لے کر آ گئے 3-4 لوگ، کسی نے چیک بھی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں کیا کہ جناب کہ کدھر ہیں بینظیر بھٹو صاحب، کہاں پہ ہیں، وہ بھی مسنگ ہے۔ پھر امین فہیم صاحب کا کن حالات میں اعلان کیا گیا، زرداری صاحب کیسے پارٹی کے چیئرمین بن گئے، ول کا کیا بنا، پھر گیلانی صاحب کیسے بن گئے، یہ صرف ابھی میں نے جو کچھ پڑھا ہے ابھی، تو یہ مسنگ ہے یہاں میں سے۔ آئی ہوپ کہ بابر صاحب ان چیزوں پہ کریں گے، ادروائز تو انکمپلیٹ رہے گی، پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ زرداری صاحب کا امیج جو ہے بہتر بنانے کے لیے لکھی گئی، اور بہت ساری چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو زرداری صاحب کے ساتھ آپ کو سمپتی بھی ہوتی ہے، کہیں غصہ بھی آتا ہے، کہیں اور مطلب پیار بھی آتا ہے، کہیں اینگر بھی آتا ہے، یاروں کو یار وغیرہ، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ سو میں اس کو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں، آئی ول کیپ آن، یہ اچھی چیز ہے، اگرچہ مثالے دار نہیں ہے اس طریقے کی، بٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ۔ ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو انڈیا میں ہوا ہے، وہ جو ایک کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف ڈینائل، انڈیا اسٹیٹ آف ڈینائل میں گیا ہے۔ شاک ہوتا ہے نا کہ آپ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ چھوٹا سا ملک، وہی والے بھکاری ہیں، مانگتے پینتے ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، ان کے کیا مقابلہ ہم، مطلب معذرت کے ساتھ انڈین دوستوں کے ساتھ، ہمارے بھی دوست ہیں، انڈیا میں بہت سارا تکبر آ گیا تھا، غرور آ گیا تھا، وہ ایسے بات کرتے تھے جن سے پورا اپن ہی بھگوان ہے اور دنیا اب ان کے کہنے پہ چلے گی، لائک امیرکنز، لائک مطلب پیوٹن یا رشینز، وہ اسی طرح جب چاہیں کسی ملک کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں، جیسے وہ کسی ملک پر جا کر اپنے گریونسز کے لیے حملے کر سکتے ہیں، تو انڈیا نے بھی کہا جی ہم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی ہم نوٹ کر رہے تھے کچھ عرصے سے جب سے مودی صاحب ہیں، تو انڈینز میں بہت سارے تکبر غرور آیا ہے، اور انہوں نے جس طریقے کا ان کو فیڈ کیا ہے کہ ہم بہت بڑی پاور ہیں، جو کہ ہیں، ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی اکنامک پاور ہیں، گروئنگ ہیں، ملٹری پاور ہیں، بہت بڑا ملک ہے، ہم ترقی کر گئے، ہمارا آپ لوگوں سے کیا مقابلہ، ہم تو چائنا، امریکن، یورپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، فیئر انف۔ اب یہ وہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر لوگوں کے اندر یہ بھر دیا کہ ہم کسی کو تہنا، پاکستان تو کوئی چیز ہی نہیں، اب تو ویسے رافیل آ گئے۔ اب اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن کے بعد جب آپ نوز ڈائیو جاتے ہیں، نوز ڈائیو آپ بھی جاتے ہیں اور ساتھ میں 5-6 جہاز بھی آپ کے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد مودی صاحب یا ان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کیسے بتائے انڈینس کو کہ ہمارے 5-6 جہاز گر گئے ہیں، اور پاکستان مسلسل کہہ رہا تھا گرے ہیں، فرانسیسی بھی وہ کہہ رہے تھے دبے دبے لفظوں میں گرے ہیں، امریکنز بھی کہہ رہے تھے، باقی بھی ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ ہاں گرے ہیں، پاکستان تو ڈٹ کے کہہ رہے تھے انہوں نے کہ ہمارے پاس پائلٹ کے نام، نمبر، ہاسپیٹل بیڈ سب کچھ ہے، جو بعد میں کوئی میرا خیال ہے ریلیز بھی کیا انہوں نے۔ اب یہ وہ امبیرسمنٹ تھی جس کو انڈین آرمی اور انڈین وہ جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کو کیسے، سو انہوں نے ایسے، دس از کال سافٹ ریلیز کیا، لوگوں کو ایسا چیزیں بتائی ہیں تاکہ شاک نہ لگے انڈینس کو، جو ہم نے ان کے اندر بھر دیا ایک تکبر، غرور، مطلب ایک مائٹیئر پاور، مائٹی پاور جس کا کوئی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب کیسے بتائیں کہ جن کو ہم بھکاری کہتے تھے، جن کو مذاق اڑاتے تھے، وہ ہمارے 5-6 جہاز لے ڈوبے ہیں، اور ہمارے لیے ایک نیشنل اور انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہے۔ سو یہی وجہ ہے کہ اب ابھی بھی نمبر بھی نہیں بتا رہے، اب اگلی دفعہ وہ نمبر بھی بتائیں گے، دیکھیے گا وہ بتائیں گے کتنے جہاز، ایسا، دس از کال سافٹ ریلیز، کہ ایسا زیادہ تاکہ شاک نہ لگے۔ انڈین ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم یہ ہو سکتا ہے۔ اب ان کے ہاں تھوڑا سا رولا تو پڑنا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے مہنگے رفیل ہیں تو کیسے گر گئے ہیں سارے جہاز، اب رولا ایک نیا پڑ جائے گا وہاں پہ۔ لیکن جب ملٹری کے جنرل کہتے ہیں اس کا امپیکٹ کم آتا ہے، اگر کوئی سیاستدان یہی بات مودی صاحب کہتے نا، پولیٹیکل فال آؤٹ بہت برا آنا تھا اس کا، کہ جناب کہ مودی صاحب کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ بات کہ ہاں جی ہمارے جہاز گرائے ہیں، انہوں نے جنرل سے کہلوایا ہے، یہ بڑی اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ لائن، یہ جنرل سے کروایا ہے انہوں نے، اس کے پیچھے پالیٹکس ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے مانک شاہ اور اندرا گاندھی صاحبہ کا نہیں بتایا، میرا خیال ہے اس کو میں دوسرے ویلا کے لیے رکھتا ہوں۔